हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लगभग इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। यूनान देश पर तुर्की का ही आधिपत्य था, जो कि यूनान 1832 में स्वतंत्र हुआ। तुर्की से स्वतंत्र हुआ था यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 2 नंबर। बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आ गया तो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की घटना का जो जन्म है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म ये फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, जो कि 1789 में हुआ था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? संहिता एक तरह का कानून होता है, नेपोलियन के द्वारा बनाया गया। तो नेपोलियन कानून जो है ये 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता में कुल 5 कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे और इटली के एकीकरण का इसे तलवार भी कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। और गैरीबाल्डी के ऊपर एक जीवनी भी लिखी गई थी। गैरीबाल्डी की जीवनी लिखने वाला है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखा था। लाला लाजपत राय भारत के थे पंजाब। इसको लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 6 नंबर। 6 नंबर है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सी नंबर यूरोप में है इटली और जर्मनी। और इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। और इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण 1871 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी और यूनान के हित में, वही यूनान को लेकर ही एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, जिसके कारण इसको यूनान को 1832 में तुर्की से आज़ादी मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 8 नंबर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि ये हुआ था 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी और इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत ही पूरा हुआ था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो यही ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, क्रूर शासक था और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक ने एक बात कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री काउंट काबूर ये जो है इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था। इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बनाने वाला काउंट काबूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर।
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की जो पुनर्स्थापना है ये वियना कांग्रेस के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो यूनान का ज्ञान विज्ञान जो है ना प्रेरणा स्रोत रहा है संपूर्ण यूरोप के लिए, इसलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई और कार्बोनरी एक गुप्त राष्ट्रवादी दल था, गुप्त राष्ट्रवादी, जो कि अचानक ही कहीं पे छापा मार देती थी इस दल, और मैजिनी इसी कार्बोनरी का ही सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो फिर से रिपीट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 1806 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन जो है ये व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवेरिन की स्थापना प्रसा के व्यापारियों ने 1834 ईस्वी में किया था। जालवेरिन की स्थापना 1834 में हुआ था व्यापारियों के द्वारा। और कहाँ के व्यापारियों के द्वारा? प्रसा जो है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिसका शासक विलियम प्रथम था, और इसी प्रसा के कारण ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क, रक्त एवं लौह की नीति के तहत ये जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। रक्त एवं लौह की नीति का मतलब होता है कि सेना के बल पर ही देश का एकीकरण संभव हो, सेना के द्वारा देश का एकीकरण संभव था, ऐसा बिस्मार्क को लगता था, इसलिए उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया? जब 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ था तो ओटो, जो कि पहले बवेरिया का शासक था, बवेरिया का शासक था, इसको स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया था, यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दे दिया गया था? तो ये कन्वेंशन एक वहाँ का सभा है जो कि लुई 16वां और उसकी रानी, लुई 16वां की रानी थी मेरी अंत्योनेट, इसको फांसी की सज़ा दे दिया गया था। और ये क्वेश्चन 9th क्लास का ही है, इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। राजा अब संविधान के तहत वहाँ पे शासन करेगा, इस संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यही हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय हुआ? तो ये एड्रियानोपुल की संधि 1829 में तुर्की के साथ हुई थी। इसी संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय हुआ। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है, बी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो नव गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता जियो बर्टी थे, जियो बर्टी, कहीं कहीं पे इसका नाम गियो बर्टी भी लिखा हो सकता है, गियो बर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये सेडोन का युद्ध 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस पराजित हो गया था
और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हो गया था? तो ये हुआ था 1821, जिसको नेपल्स की क्रांति भी बोलते हैं। यूनान में नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। ये अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडे सामे ने किया। ओडे सामे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य ये टीपू सुल्तान था। जैकोबिन क्लब का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था और वियना सम्मेलन 1815 में होता है। ये जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, जिसकी मेजबानी ये मेटरनिक ने किया था। मेजबानी मेटरनिक करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो ये चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। सार्डिनिया पीडमाउंट इटली का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है? तो हंगरी की अधिकांश जनसंख्या जो है ये मैग्यार भाषा बोलती है। मैग्यार एक प्रकार का भाषा है जो कि हंगरी के लोगों द्वारा बोली जाती है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ये राइन संघ, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन 1815 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी? तो ये बनाया था 1862। 1862 में गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण की योजना बनाया था और 1862 में ही काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश का जो शासन है ये फ्रांस में था और बुर्बो राजवंश का पहला शासक लुई 18वां था। लुई 18वां। तो बुर्बो वंश का शासन फ्रांस में था और इसका पहला शासक लुई 18वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है। जैसे भारत का देशभक्ति गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम जिसके लेखक है रचिता बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था, जिस कारण इस युद्ध को सेडोन का युद्ध भी कहते हैं और इसमें प्रसा की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस क्रांति से माना जाता था? ये फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे होना चाहिए यंग इटली। यंग इटली की स्थापना ये किया था मेजिनी ने। यंग इटली की स्थापना मेजिनी किया था और यंग यूरोप की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो यंग यूरोप की स्थापना ये होता है 1834 में। ऑप्शन गलत दिया है,
कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना होती है मेजेनी के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा का युद्ध 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। देखिए, लाल कुर्ती पूछे तो गैरीबाल्डी, अगर लाल सेना पूछे, सेना में आएगा ट्रोटस्की। लाल सेना का गठन ट्रोटस्की किया था। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन बी, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। उसके बाद अगला, मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन नंबर सी। मेटरनिक बहुत ही क्रूर शासक था। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मेटरनिक का पतन 1948 में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मेटरनिक युग की शुरुआत 1815 में होता है और मेटरनिक का पतन 1948 दे दिया, 1848 होगा। उसके बाद अगला, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो तलवार गैरीबाल्डी तलवार था इटली के एकीकरण का। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। उसके बाद अगला है, हनोई समझौता कब होता? हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ था। उसके बाद अगला है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, मतलब पहले से जो चले आ रही व्यवस्था थी उसकी फिर से स्थापना करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस छिपता है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता? तो ये मेटरनिक ने ही कहा था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड। नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। अगला है, रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारी आन जो है फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसके बाद अगला, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। अगला, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, काबूर कौन था? तो काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजेनी किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन मेजेनी ने किया था। उसके बाद अगला, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था और इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबेरिन व्यापारियों का एक संगठन है जिसकी स्थापना प्रसा के व्यापारियों ने किया था। प्रसा 1834 में। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क जो है हीगेल के विचारों से प्रभावित था। हीगेल जर्मनी का ही दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक था हीगेल। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सेडोन के युद्ध के बाद पूरा हुआ, जो कि 1870 में होता है। जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। उसके बाद अगला, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण 1871 में ही पूरा हुआ। अगला, हीगेल कौन था? हीगेल दार्शनिक था। हीगेल दार्शनिक था, जर्मनी का दार्शनिक। अगला, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। उसके बाद अगला, सेल्सविग और हॉलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो ये जर्मनी के एकीकरण से ही है। सेल्सविग और हॉलस्टीन का संबंध जर्मनी के एकीकरण से ही है। सेडोन युद्ध कब हुआ था? सेडोन युद्ध 1870 में हुआ था। अगला, हंगरी की भाषा क्या था? हंगरी की भाषा मैग्यार है। अगला,
अगला यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहते हैं, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। अगला 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में। विक्की भाई, मैं शिव मूरत जी बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह ने रूस ने कुचल दिया, पोलैंड के विद्रोह ने रूस ने कुचल दिया। पोलैंड का विद्रोह 1863 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो युवा इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। अगला, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन का जन्म इंग्लैंड में होता, लेकिन यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गया था। अगला, मारी आन किस देश का राष्ट्रवाद प्रतीक है? तो मारी आन फ्रांस का है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। पहला 1864 डेनमार्क के साथ, दूसरा 1866 ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा 1870 में फ्रांस के साथ। अगला, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये चार्ल्स दशम ने कहा था। ऑप्शन डी, चार्ल्स दशम ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना ज़्यादा पसंद करूंगा। अगला, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये था नेपोलियन तृतीय था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। उसके बाद अगला, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य ऑस्ट्रिया का ही था। नेक्स्ट, कार्बोनरी क्या? तो कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। अगला, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये लुई 16वां था। लुई 16वां, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब हुआ? तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार 1945 में प्राप्त हुआ था। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार, वोट गिराने का अधिकार 1945 में, और हमारे देश में 18 वर्ष या इससे अधिक के लोगों को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को समाजवाद का युग कहा जाता है। समाजवाद का युग 19वीं सदी। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन, निरंकुश में राजा सब चीज़ अपने आप को ही समझता है, यानी कि राजा से बढ़कर कुछ नहीं। जो राजा करना चाहे, जो राजा के मन में आए वही करता था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज? तुर्की को। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। नेक्स्ट, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की हारा था। नेक्स्ट, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ये ऑस्ट्रिया का था। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो यही लॉर्ड बायरन। अगला, हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगेल जर्मन दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये इटली में हुआ था, जिसका सदस्य मेजनी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये चार्ल्स दशम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये। तो इतना ही क्वेश्चन था 98।
इतना क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए। अगर पहला चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो एक भी नहीं छूटेगा, पहला चैप्टर से एक भी नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और था जो कि इसमें शामिल नहीं है, एक ही इसमें युद्ध था, क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध जो है ये 1853-54 में होता है और क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय होती है, रूस क्रीमिया के युद्ध में हार जाता है। तो यहीं तक, इसके साथ ही मैं अब दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। तब तक आप लोग इतना ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, और याद कीजिए। ठीक है, चलते हैं, बाय।